खम्मा गणी राम राम। तो बच्चों, लगभग 4 to 5 डेज हो चुके हैं, आई थिंक 6 डेज हो चुके हैं, वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई है। तो उसका रीज़न आपको दिख रहा होगा सामने। तो इसी के चलते ही वीडियोस अभी नहीं आ पाई है। 5 to 6 डेज हो चुके हैं और कोशिश करेंगे कि आगे जो वीडियोस आए वो रेगुलर आए। ओके। और कुछ समय के लिए हमारा जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चैप्टर अभी जो कि चल रहा है उसको कुछ समय के लिए स्टॉप किया जाएगा, क्योंकि दोनों हाथ जो है वर्क नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक ही हाथ जो है वो वर्क कर पा रहा है, जिसकी वजह से अपन जो है मॉलिक्यूल्स की जो स्टीरियो है उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक हाथ से उसको समझाना इतना वो मुश्किल है। ठीक है ना। तो अभी के लिए हमारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वही चलने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेप्टेसिटी क्या होती है, फॉर्मल चार्ज क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है, कौन से 2 मेथड्स होते हैं इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन को निकालते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे 3 टॉपिक्स हो गए। तो सबसे पहले लिखिए आप हेप्टेसिटी। क्या बच्चों? हेप्टेसिटी। देखिए क्या होती है हेप्टेसिटी। इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो है ईटा। क्या बच्चों? ईटा। क्या ये हमारा ईटा, जो कि हेप्टेसिटी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है। जैसे कि हम टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट, जो सिंबल होता है वो है हमारा हेप्टेसिटी का ईटा। ओके। अब देखिए कि हेप्टेसिटी क्या होती है। ये है हमारा, क्योंकि हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मेटल किससे कनेक्टेड होगा? हमारा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी कि वो कार्बन से कनेक्टेड होगा। जो भी हमारा ऑर्गेनिक लिगेंड होगा उसके कार्बन से कौन कनेक्टेड होगा? हमारा मेटल कनेक्टेड होगा। इतना क्लियर है? तो जब ये क्या हमारा ऑर्गेनिक लिगेंड है, क्या बच्चों? ऑर्गेनिक लिगेंड है। तो मेटल हमारे ऑर्गेनिक लिगेंड के कितने नंबर ऑफ एटम से कनेक्टेड है, कितने नंबर ऑफ एटम से कनेक्टेड है, वही उसकी क्या होती है? हमारी हेप्टेसिटी होती है। अभी जैसे कि मेटल है, केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है, एक एटम से कनेक्टेड है, तो यहां पर हेप्टेसिटी बताए हैं तो कितनी होगी? यहां पर ईटा 1। और अगर सपोज हमारे पास कुछ ऐसा हो कार्बन कार्बन, जैसे कि हमने यहाँ पे CH2, इसे भी यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड कुछ इस प्रकार से बनाया, या फिर हमने इसको ऐसे बना दिया, तो अगर इस केस में बात की जाए तो हेप्टेसिटी कितनी है अभी? तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ऑर्गेनिक लिगेंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड। और ऑर्गेनिक लिगेंड के कितने नंबर ऑफ एटम्स ऐसे हैं जो कि हमारे मेटल से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे मेटल से जुड़े हैं? कितने एटम्स हैं? एक एटम ये है और एक एटम ये, जो कि हमारे मेटल से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स यहां पर इस ऑर्गेनिक लिगेंड की हेप्टेसिटी कितनी हो गई हमारे पास? 2। तो यहां पर हेप्टेसिटी कितनी है हमारे इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में? हेप्टेसिटी 2 है। तो समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है कि हेप्टेसिटी का मतलब क्या है? हेप्टेसिटी का मतलब सिंपल सा है, डेफिनेशन के फॉर्म में लिखिए कि नंबर ऑफ एटम्स विच आर कनेक्टेड टू मेटल एटम। ठीक है, देखिए सीधे लिखिए आप। तो यहाँ पे हेप्टेसिटी 1 है क्योंकि एक ही एटम कनेक्टेड है हमारे मेटल से। यहाँ हेप्टेसिटी 2 है क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स कनेक्टेड है हमारे मेटल से। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेटल डबल बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ पर हेप्टेसिटी 2 होगी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना है, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी हेप्टेसिटी 1 ही आती, क्योंकि यहाँ पर एक ही मेटल, जो एक ही एटम है वो कनेक्टेड है हमारे मेटल से। चाहे डबल बॉन्ड हो तो भी हेप्टेसिटी 1 ही आती। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना है, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है हेप्टेसिटी में। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए। देखिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक लिगेंड
which are connected to metal atom, it is called हेप्टेसिटी। ठीक है, वही क्या होती है, उसकी हेप्टेसिटी होती है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो कि हमारे मेटल से कनेक्टेड होते हैं वो किसके इक्वल है, हमारे हेप्टेसिटी के इक्वल है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। चले देखिए, अब एग्जांपल्स देखते हैं इसके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड है, ये हमारा क्या साइक्लोपेंटाडाइन, इसमें ये जो कार्बन है किससे कनेक्टेड है, हमारे किसी मेटल से कनेक्टेड है। और ऐसा ही सेम लिगेंड कुछ इस प्रकार से है हमारे पास, जिसमें ये हमारा है मेटल, कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा कुछ है डबल बॉन्ड, ये है हमारा मेटल और साथ में है कुछ इस प्रकार से। ये क्या हमारा पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो रहा है मेटल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने मेटल्स, कितने एटम्स मेटल से कनेक्टेड है, सिर्फ एक ही एटम किससे कनेक्टेड है, हमारे मेटल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हेप्टेसिटी कितनी आएगी, 𝜂1। और यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए एक एटम ये कनेक्टेड है, और देखिए ये पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स के बीच का है, यानी कि यहाँ के जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन दोनों ही एटम्स के हैं, इन दोनों ही एटम्स के रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों कार्बन्स के होंगे, और इनका कहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, हमारे मेटल के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन हमारे मेटल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला कार्बन भी कनेक्टेड होगा, ये वाला कार्बन भी कनेक्टेड होगा, और ये वाला कार्बन भी हमारे मेटल से कनेक्टेड है। दैट मींस यहां पर हेप्टेसिटी कितनी है, 𝜂3। सिमिलरली अगर हम देखें कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे है हमारा मेटल और साथ में है कुछ ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी देखिए ये दोनों एटम्स पार्टिसिपेटेड हैं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों ही एटम्स के बीच के हैं। ये इसी प्रकार से ये दोनों पाई जो एटम्स है ये भी पार्टिसिपेटेड है, और ये वाला एटम भी पार्टिसिपेटेड है किसके साथ, मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 और 5, 𝜂5 क्या होगी, इसकी हमारी हेप्टेसिटी होगी। तो हेप्टेसिटी कितनी है यहाँ पर हमारी 5 है। तो इस प्रकार से हेप्टेसिटी को देखा जाता है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखें ऐसा कुछ एग्जांपल है, तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, मेटल है, साथ में हमारा मेटल, और यहाँ पे क्या हमारा कुछ इस प्रकार से है। इसको देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका, या तो आप इसको सिंपली ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी जो है आप, क्योंकि सारे के सारे एटम्स क्या कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 𝜂7 क्या है इसकी हेप्टेसिटी, यानी कि हेप्टेसिटी कितनी है यहाँ पर 7 है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यह भी है कि ये लाइंस को ड्रॉ ना करके क्या कर दे, आपको सिंपली एक सर्किल बना दे अंदर, इस प्रकार से सर्किल बना करके यहां से जो है एरो पास करवा दे, लाइन पास करा। तो ये भी क्या है, इसका मतलब है कि सारे नंबर ऑफ एटम्स जो कि मेटल से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी ऐसा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी प्रकार से वो आपको दे सकता है। ठीक है, इस प्रकार से भी बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर भी हेप्टेसिटी कितनी है, 5 है। हो सकता है इस वाले बॉन्ड को आपको ना दे करके ये कुछ ऐसा जो है आपको रिप्रेजेंट कर दे इस प्रकार से, और फिर ऐसे। तो यहाँ पर भी हेप्टेसिटी कितनी है, 5 है। तो रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, चले आगे। चलिए अब देखते हैं हम फॉर्मल चार्ज। तो आई होप कि हेप्टेसिटी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हेप्टेसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स जो कि हमारे मेटल से कनेक्टेड हैं। बॉन्ड्स काउंट नहीं करना है, मेटल्स का एटम्स काउंट करना है। क्या, एटम्स काउंट करना है, बॉन्ड्स काउंट नहीं करने हैं। अगर बॉन्ड्स काउंट किया तो फिर गलती कर दोगे। जैसे कि मेटल सी ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव,
या फिर इसको रिप्रेजेंट कर दो सिंपली नेगेटिव और यहाँ पे है पॉजिटिव, इस प्रकार से। तो ये भी क्या हमारा, तो ये भी हमारा क्या है, हेप्टिसिटी बनाएगा, इसमें भी हेप्टिसिटी बनाए। समझ में आ रही? चले आगे, चलिए। इस प्रकार से बहुत से एग्जांपल्स हैं, आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से अगर थीटा 1 है तो वो क्या हमारा मोनोहेप्टेट लिगेंड है। क्या बच्चों? मोनो हेप्टेट लिगेंड। ओके, इसी प्रकार से ईटा आ जाए तो डाइहेप्टेट, ईटा 3 आ जाए तो ट्राइहेप्टेट, टेट्रा, पेंटा, इस प्रकार से आगे चलता रहता है। तो ये नाम पूछा नहीं जाता है, पता होना चाहिए कि हेप्टिसिटी कितनी आती है, कैसे अपन हेप्टिसिटी देखते हैं, वो अपने को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। ओके, अभी देखते हैं फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को भी निकालते हैं हमारे सेंट्रल मेटल की, आइडिया लगता है, यहां से निकाल सकते हैं, इसलिए जरूरी है। क्या हमारा नेक्स्ट है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज देखिए, चार्ज आ रहा है, दैट मींस पॉजिटिव नेगेटिव की बात तो होगी, पॉजिटिव नेगेटिव की बात तो होनी है, चार्ज वही है, सही है ना। किसमें? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, यानी कि मेटल प्लस कार्बन से डिनोट कर सकता हूं मैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, मान लीजिए मेटल के साथ कोई ऑर्गेनिक लिगेंड जुड़ा हुआ है, जैसे कि कार्बन कनेक्टेड। अब चार्ज कब डेवलप होता है? जैसे कि हमारे पास ए बॉन्ड है जो कि बी के साथ बना है, ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में चार्ज कब डेवलप होगा? जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन करवाएंगे। किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन। इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन की वजह से क्या होगा, हमारे पास डाइपोल जनरेट होंगे, चार्ज डेवलप होंगे। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, नंबर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लेके चला जाएगा। सपोज बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन ऐसे होगा, क्या बनेगा? ए प्लस प्लस बी माइनस, क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बन गई। बस वही तो यहाँ पे करना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखो, मेटल और कार्बन के बीच में जो मेटल है और ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल्स है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली कार्बन की। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ही ट्रांजिशन एटम से, ट्रांजिशन मेटल से, ट्रांजिशन एलिमेंट से हमेशा ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। जिसकी वजह से क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसका डीलोकलाइजेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन जब होगा तो क्या होगा, इस बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कार्बन पे होगा, ना कि मेटल की ओर, क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होने की वजह से मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव, यानी कि ऑर्गेनिक लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज। तो हो गया चार्ज डेवलप, हो गया ना चार्ज डेवलप। अब इसको थोड़ा नोट कीजिएगा। सपोज कि हमारे पास क्या है, एक ऐसा है, जस्ट थिंक मेटल साथ में है आपके पास। अच्छा, पहले एक लाइन लिख लीजिए आप कि ऑल एल्काइल ग्रुप हैव ऑलवेज नेगेटिव -1 फॉर्मल चार्ज, -1 फॉर्मल चार्ज। कैसे? क्या लिखा है? एल्काइल ग्रुप यानी कि ऑर्गेनिक लिगेंड होगा, जैसे कि हमने बात की है CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर हमने बात की है कि सपोज मेटल, सिंपल से एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, CH2 एंड CH3, ये क्या हमारा एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, साथ में है मेटल। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि एल्काइल ग्रुप है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा ये?
बॉन्ड इस प्रकार से डीलोकलाइज करेगा, मेटल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस साथ में किस पे आएगा CH2 एंड CH3 कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर लेगा। तो एल्काइल में जो एलिमेंट्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, हमेशा ही -1 आएगा। तो यहाँ पे क्या है -1, हमारे एल्काइल ग्रुप पे क्या है, फॉर्मल चार्ज। इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक का। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हमारा सेम हो चुका है। अब सपोज कि हमारे पास कोई ऐसा है, यह है हमारा मेटल, यहाँ पे है कुछ ऐसे। अभी क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कार्बन है, इस बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ऐसा होगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है मेटल से। क्या बनेगा, यहाँ से कुछ इस प्रकार से, इस पे है नेगेटिव चार्ज प्लस साथ में है मेटल पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना आया, -1। फॉर्मल चार्ज हमेशा लिगेंड का देखा जाएगा, मेटल का नहीं, इतना भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, -1 आएगा, किस पे, हमारे लिगेंड पे। अब देखिए -1 के आने से, यानी कि इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आने से ये डीलोकलाइजेशन में भी जा सकते हैं। दैट मींस हमारा सिस्टम क्या एरोमेटिक सिस्टम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर कई बार कुछ ऐसे भी केसेस आ जाते हैं जहां पर हमारा जो एल्काइल ग्रुप होता है उसकी माइनस चार्ज फॉर्मल चार्ज नहीं होता। उसका रीजन देखिए, जैसे कि सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कुछ ऐसा, ये है डबल बॉन्ड साथ में है मेटल, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनिक लिगेंड हो गया और ये मेटल हो गया। अभी अगर सपोज ये क्या हमारा कार्बन है, इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन करवाते हैं तो ये बॉन्ड ऐसे डीलोकलाइज करेगा और क्या बनेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज प्लस साथ में है मेटल प्लस, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +1 इस केस में। पर ये गलत है, उसका रीजन, इस सिस्टम की एरोमेटिसिटी को देखो। अभी ये सिस्टम क्या हमारा, इस सिस्टम को देखो, नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से ये सिस्टम क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो गया। क्या, एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो गया। लेकिन अगर इस बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन मेटल पे हो जाए तो सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक। और एरोमेटिक सिस्टम मोस्ट स्टेबल सिस्टम होता है, तो बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ऐसे ना हो करके ऐसे ही होने वाला है। तो इन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें कंपाउंड की स्टेबिलिटी को भी देखना होता है कि सिस्टम एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक बन रहा है या फिर नॉन एरोमेटिक बन रहा है। अगर एरोमेटिक बनता है और चांस बन रहे हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद वो एरोमेटिक बन जाए तो फिर डीलोकलाइजेशन ऐसे ही होने वाला है। तो ऐसे कुछ केसेस अपने को ध्यान में रखने होते हैं, याद रहेंगी चीजें। चले आगे, चलिए ओके। अब एक लाइन एक और लिखिए आप कि इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स हम कर लेते हैं ताकि डाउट ना रहे आप लोगों को। जैसे कि मेरे पास है सपोज कुछ ऐसा एग्जांपल है, साथ में है मेटल और ये है हमारे डबल बॉन्ड्स कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्या होगा, कार्बन है, ये बॉन्ड से मूव करेगा। चलिए इसको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हटा लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, रिमूव कर लीजिए। इनको आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। ये हमारे कनेक्टेड है मेटल से। क्या होगा, इस बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ऐसे होता है तो क्या होगा बच्चों, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज साथ में है, ये कितना है 1 2 3 4, यानी सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। और एंटी एरोमेटिक सिस्टम अनस्टेबल है, तो बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ऐसे ना होकर के क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, चाहे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो या फिर ना हो, क्योंकि बनने वाला जो सिस्टम होगा वो एरोमेटिक होगा, वहीं उसका क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स होगा। इसी वजह से बॉन्ड का फ्यूजन ऐसे होने वाला है, ना कि ऐसे होने वाला। तो क्या होगा, यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी सिस्टम क्या हमारा एरोमेटिक सिस्टम है, और एरोमेटिक सिस्टम इज द मोस्ट स्टेबल सिस्टम कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक सिस्टम, जिसी की वजह से हमारा फॉर्मल चार्ज यहाँ पे कितना आने वाला है, +1 का फॉर्मल चार्ज आने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर। अब जैसे कि सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है W, यहाँ पे CH3 यहाँ पे भी है CH3 एंड CH3। आपको बताना है कि यहाँ पर जो
W है जो टंगस्टन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है, फटाफट से बताइए। देखिए कार्बन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए, -1 -1 -1 -1 -1 और -1। हर CH3 का जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो कितना आएगा, -1 आएगा। इसको आप C से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शॉर्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मल चार्ज यानी कि यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना है, -1। अगर आपको टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है तो क्या आएगा वहां पर, तो कितने -1 है, टोटल 6 -1 है, तो इधर किस पे, इस पे कितना चार्ज आएगा, +6 आएगा। दैट मीन्स टंगस्टन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है बच्चों, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने में मदद करता है हमारा फॉर्मल चार्ज। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अब चलते हैं हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। अच्छा एक और पॉइंट है उसको नोट कीजिए पहले, उसके बाद चलेंगे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन पे। तो जैसे कि सपोज सबसे पहला है हमारे पास ऑल न्यूट्रल लिगेंड, क्या है बच्चों, ऑल न्यूट्रल लिगेंड हैव फॉर्मल चार्ज 0। कैसे समझते हैं न्यूट्रल लिगेंड का मतलब, जैसे कि कोई लिगेंड है जो कि क्या कर रहा हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहा हो, डोनेशन कर रहा हो, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं कि डोनर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या, डोनर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड है आपके डोनर ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी समझते हैं कैसे। तीसरा है आपके डोनर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि सपोज कि हमारे पास कोई मेटल है, उसको जैसे कि NH3 है, उसने क्या किया, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, तो ये क्या हमारा एक न्यूट्रल लिगेंड है, राइट। इसी प्रकार से सपोज कोई मेटल है और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इसने क्या किया, अपने पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। अभी हम पढ़ के आते हैं कुछ ऐसा सिस्टम जिसमें मेटल था और वहां पर हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था, राइट। तो ये क्या हमारे ये वाले पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल लिगेंड होगा, लेकिन ये वाला कार्बन न्यूट्रल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर बॉन्डिंग हो रही है मेटल और कार्बन के बीच में। ये क्या हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। और ये कि इस प्रकार से सपोज मेटल है और यहाँ पे हाइड्रोजन इस बॉन्ड का क्या हो जाए, सिग्मा बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो, डोनेशन हो। तो ऐसे लिगेंड्स क्या होते हैं हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, जिसमें सिग्मा बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो, इसमें पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो, या फिर इसमें नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो, डोनेशन। समझ में आया इतना सा। अभी चले आगे, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी देखिए हमने इसको क्यों कहा कि ऑल न्यूट्रल लिगेंड्स हैव फॉर्मल चार्ज 0। जैसे कि सपोज कि हमने इसी को डिस्कस किया सबसे पहले, मेटल एंड NH3। सपोज इस प्रकार से डोनेशन हुआ, या फिर आप इसको समझ लीजिए मेटल C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस प्रकार से इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा। अभी समझ में आएगा, ऑर्गेनिक लिगेंड है। अभी देखिए यहां पर हुआ क्या है, इस कार्बन के ही दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हुआ है मेटल को, यानी कि यहाँ पर जो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, जिसको हम आगे जाकर के कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था या फिर कोवेलेंट बॉन्ड था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो कि इसी कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा, जब इसको इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा या फिर न्यूट्रल अगर हम इसका फ्यूजन करवाएं, यानी कि होमोलैटिक फ्यूजन करवाएं, तो उस केसेस में भी क्या होगा, इन दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, इन दोनों ही बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना है हमारे इसी कार्बन, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसी के थे। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स इसी के थे।
इसी प्रकार से क्या हमारा मेटल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। इसी प्रकार से ये भी क्या हमारा न्यूट्रल लिगेंड होगा सेम तरीके से, ठीक है। ये सारे क्या हमारे क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। अब जैसे कि हमें क्या करवाना है, इसका फॉर्मल चार्ज निकालना, हिट्रोलाइटिक फ्यूजन करवाना हो, तो क्या होगा, अगर हम इसका हिट्रोलाइटिक फ्यूजन करवाएं तो क्या होगा, इस बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन ऐसे ही होगा, इस बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन ऐसे ही होगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के थे, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो या फिर ज्यादा हो। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो इसको स्टेबल करने के लिए दे रहा है, कोई परमानेंटली थोड़ी ना दे रहा है। जब स्टेबिलिटी, जब जरूरत होगी तो ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या हमारे न्यूट्रल लिगेंड है। सेम इसी प्रकार से हमारा ये भी क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। तो इनके हिट्रोलाइटिक फ्यूजन से कोई चार्ज डेवलप नहीं होने वाला है, कोई चार्ज डेवलप नहीं। चार्ज तब डेवलप होता जब मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता और इधर से जो लिगेंड है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता, और जब इसका हिट्रोलाइटिक फ्यूजन हो तो मेटल का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास चला जाता, तब जाकर के क्या होता बच्चों, फॉर्मल चार्ज -1 होता। अभी तो यहाँ पे ऐसा कोई केस ही नहीं, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स इसके थे और इसने वापस से ले लिए, तो कौन सा चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। खुद के इलेक्ट्रॉन्स खुद को ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पहले जैसा बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसी वजह से क्या ये न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि अभी भी हमने डिस्कस किया था कि सपोज हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है, मेटल साथ में डबल बॉन्ड और कुछ इस प्रकार का। ये तो क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल लिगेंड हो गया, और ये क्या कर रहा है, इसके साथ बॉन्डिंग बनाने से मेटल भी अपना एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा और कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। जब इनका हिट्रोलाइटिक फ्यूजन करवाया जाएगा तो ये वाला बॉन्ड तो वापस से शिफ्ट होना ही है, इसकी वजह से कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले इसी लिगेंड के थे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसकी वजह से तो कोई फॉर्मल चार्ज डेवलप नहीं हुआ, लेकिन इसका जब हिट्रोलाइटिक फ्यूजन करवाया जाएगा कुछ इस प्रकार से, तो अब चार्ज डेवलप होगा, क्या, -1। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा बच्चों, फॉर्मल चार्ज आएगा -1। इनकी वजह से ऐसे मत कर देना कि इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से भी नेगेटिव चार्ज, तो टोटल -3 नेगेटिव चार्ज, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज -1 नहीं आएगा, इनकी वजह से कोई फॉर्मल चार्ज डेवलप नहीं होता है, इस चीज का ख्याल रखना। इसी प्रकार से अगर हम देखना चाहें कि मेटल C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी ये दोनों लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, हमारे कार्बन के ही हैं। हिट्रोलाइटिक अगर फ्यूजन करवाते हो, हिट्रोलाइटिक फ्यूजन करवाते हो तो बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन ऐसे ही होना, और क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसी के थे बॉन्ड को बनाने में, तो क्या होगा, कोई फॉर्मल चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि क्या है, हमारा एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि ये अपने लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर कोई फॉर्मल चार्ज डेवलप नहीं होगा, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 0। क्या आएगा यहाँ पर, फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से कोई फॉर्मल चार्ज डेवलप नहीं होगा। समझ में आ रहा है इतना सा। चले आगे, अभी कुछ हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, किस पे, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। किससे बच्चों, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते, देखिए आगे है हमारा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। देखिए इसको दो मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स, वी हैव टू मेथड्स। कौन कौन से, सबसे पहला है आयनिक मेथड एंड सेकंड है हमारा न्यूट्रल मेथड, न्यूट्रल मेथड, ओके। अभी जैसे कि सपोज हमारे पास क्या है, मेटल और लिगेंड है, यानी ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड है। इसका अगर हम हिट्रोलाइटिक फ्यूजन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, हिट्रोलाइटिक फ्यूजन करवाते हैं, तो क्या होगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज प्लस साथ में है लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, या फिर आप यहाँ पे सिंपली ले लीजिए कार्बन, और यहाँ पे भी आप कार्बन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयंस का डेवलपमेंट हुआ, आयंस बने हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे इसके ऊपर। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो आयनिक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आयंस में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा, नेगेटिव चार्ज आया तो कितना
2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हुआ है हमारे कार्बन की साइड से। ठीक है, बॉन्ड फ्यूजन के बाद देखना अपने को। ओके, इसी प्रकार से अगर हम न्यूट्रल मेथड में अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर मेटल प्लस कार्बन है, अगर इसका होमोलिटिक फ्यूजन करवाया जाए, ये तो किसमें होगा बच्चों, हिट्रोलिटिक फ्यूजन, और ये किसमें होगा हमारा होमोलिटिक फ्यूजन। क्या होगा, कुछ इस प्रकार से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होगा, ब्रेक करेगा बॉन्ड, क्या बनेगा, मेटल पे रेडिकल प्लस कार्बन पे भी रेडिकल, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन्स का क्या क्या इन दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया। तो इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, और ये वाली स्पीसीज बनेगी। यहाँ पे क्या हुआ, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, इधर से किसी का भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और फिर ये स्पीसीज बनेगी। तो यहाँ पर आयनिक मेथड्स में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, किसकी ओर से, लिगेंड की ओर से, और यहाँ पर न्यूट्रल मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, यानी कि लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सॉरी नॉट कंट्रीब्यूशन, कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी अच्छे से समझ में आएगा, और जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है हमारा, न्यूट्रल है। ठीक है, क्या है, मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा न्यूट्रल मेथड से होता है। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आयनिक मेथड से अगर हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो उसका होमोलिटिक फ्यूजन करवा दो, और अगर न्यूट्रल मेथड से अपने को इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखना है तो उसका क्या करवा दो, होमोलिटिक फ्यूजन करवा दो, और देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे लिगेंड की ओर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ से है मेटल यहाँ से है CH, और यहाँ पे है CH2 CH3। तो यहाँ पर अगर हम देखें हेप्टेसिटी कितनी है, ईटा कितना है, 1, ईटा 1 है, और फॉर्मल चार्ज कितना है बच्चों, इस बॉन्ड का ऐसे डिलोकलाइजेशन होगा, कितना है, -1 फॉर्मल चार्ज है। साथ में ही आपसे अगर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है अगर आयनिक मेथड से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना है, 2, और साथ में जो है हमारा न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना है, न्यूट्रल मेथड से क्या करवाना है, होमोलिटिक फ्यूजन करवाना है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, यानी कि लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो आयनिक मेथड से 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, और न्यूट्रल मेथड से 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होने वाला है। एक और चीज कि यहाँ पर सपोज मेटल है और इधर कोई न्यूट्रल लिगेंड है, सपोज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे कुछ इस केस में बताना है कि आयनिक मेथड से और न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है। यहाँ पे सपोज हेप्टेसिटी तो कितनी आएगी बच्चों, 1 ही आने वाली है, ईटा 1 ही आएगा, फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड का फॉर्मल चार्ज हमेशा क्या होता है, 0 होता है, वो हमने लास्ट अभी कुछ समय पहले देखा था। और आयनिक मेथड से, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आयनिक और न्यूट्रल मेथड, इन चीजों को ध्यान रखना, आयनिक मेथड हो या फिर न्यूट्रल मेथड हो, अगर लिगेंड क्या हो, न्यूट्रल लिगेंड हो, अगर न्यूट्रल लिगेंड हो तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन को वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, सपोज यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, मेटल को डोनेट कर रहा है। यहाँ पर चाहे होमोलिटिक फ्यूजन करवाओ या फिर हेटेरोलिटिक फ्यूजन करवाओ, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन इसी पे होने वाला है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसी के थे। तो आयनिक मेथड में भी 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, और न्यूट्रल मेथड में भी 2 इलेक्ट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन होने वाला है। आयनिक मेथड में तो अपने को अच्छे से पहचान सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ऐसे होने वाला है। लेकिन न्यूट्रल मेथड में आप गलती कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को भी ऐसे कर सकते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखो बच्चों कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के थे, इसी कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, तो चाहे होमोलिटिक करवाओ चाहे हेटेरोलिटिक करवाओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी पे आने वाले हैं। मेटल का कोई कार्बन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा यहाँ पर।
समझ में आ गई ना यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर इस केसेस में जब भी न्यूट्रल लिगेंड आए तो थोड़ा समझ जाना, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कि आपसे पूछा जाए सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि आयनिंग मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आयनिंग मेथड से 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, और जैसे कि हमारा आयनिक से आयनिक मेथड से 2 इलेक्ट्रॉन का, और अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूट्रल मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो न्यूट्रल से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही कंट्रीब्यूशन होने वाला है। और हेप्टिसिटी कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 एटम्स मेटल से कनेक्टेड है। इस प्रकार से अपने को देखनी होती है इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। तो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालना होता है, लिगेंड द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है बॉन्ड के फॉर्मेशन में मेटल के साथ, उसको देखना होता है, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको बताना है कि आयनिक और न्यूट्रल मेथड से कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है इन सभी के अंदर। पहले आप खुद से इसको कोशिश करेंगे करने की, सॉल्व करने की। तो भाई सबसे पहले है हमारे पास, इसमें देखिए क्या हो रहा है, आयनिक, ये हमारा क्या न्यूट्रल लिगेंड, और आयनिक लिगेंड से फिर न्यूट्रल लिगेंड से जानते हैं आप लोग। तो क्या होगा, आयनिक मेथड से 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होने वाला है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही मूव करेंगे, और न्यूट्रल मेथड से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही कंट्रीब्यूशन होने वाला है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसी लिगेंड के, मेटल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम आयनिक मेथड से देखें, अगर आयनिक मेथड से इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन करवाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और न्यूट्रल मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक होमोलाइटिक फ्यूजन करवाने से 1-1 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। हेप्टिसिटी कितनी है, 1, यहाँ पे हेप्टिसिटी कितनी है, 2। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें आयनिक मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। न्यूट्रल मेथड से देखें कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। इसी प्रकार से यहाँ भी अगर हम देखें, देखिए आयनिक मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, ये बॉन्ड ऐसे डिलोकलाइज करेगा, ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसे डिलोकलाइज करने से पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक सिस्टम होगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, 0 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। और न्यूट्रल मेथड से अगर हम देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। समझ में आ रहा है इतना सा। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आयनिक मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, इस बॉन्ड को ऐसे डिलोकलाइज, न्यूट्रल मेथड से तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इस वाले बॉन्ड को देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा बच्चों, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करवाते हो तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, जो कि होगा ही नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर, 0 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रही, सॉरी 0 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने, 2 2 और 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से 0 इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। अगर न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो क्या होगा, इस बॉन्ड का भी होमोलाइटिक फ्यूजन करवा दो और इस वाले बॉन्ड का भी होमोलाइटिक फ्यूजन करवा दो। इस वाले बॉन्ड का क्या करवाओ, होमोलाइटिक फ्यूजन करवाओ। और इनके होमोलाइटिक फ्यूजन से तो कोई फर्क पड़ना नहीं, 2-2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होना ही है। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, यहाँ से कंट्रीब्यूशन होगा। इसमें अगर हम आयनिक मेथड से देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, देखिए आयनिक मेथड से इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन करवा दो, इसका भी इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा। और न्यूट्रल मेथड से क्या करवा दो, होमोलाइटिक फ्यूजन करवा दो, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस पे, कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा। लास्ट एग्जांपल है, इसमें देखिए, इसमें क्या होगा बच्चों, आयनिक मेथड से क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। न्यूट्रल मेथड से 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो इस प्रकार से अपने को इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालना है
और हेप्टिसिटी तो आप इन सभी की निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हेप्टिसिटी कितनी आएगी, 𝜂1, यहाँ पर 𝜂7। तो इस प्रकार से अपने को हेप्टिसिटी भी देखते हैं। इसी प्रकार से सभी की आप हेप्टिसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 𝜂1 है और यहाँ पे 𝜂2 है। सिमिलरली वहाँ पे 𝜂1 है, ये भी 𝜂1 है। इस प्रकार से हेप्टिसिटी भी निकलता है। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि फ्लक्सियोनल लिगेंड्स क्या होते हैं। क्या बच्चों, फ्लक्सियोनल लिगेंड, उसको देखते हैं, फिर आज के लेक्चर को खत्म करते हैं यहाँ पर। और आई थिंक कि आज का लेक्चर काफी लेंथी हो चुका होगा। यस और नो? यस। तो लास्ट है आज का हमारा फ्लक्सियोनल लिगेंड। तो फ्लक्सियोनल लिगेंड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि अपने हेप्टिसिटी को चेंज कर सकते हैं। एक ही लिगेंड होगा, सेम लिगेंड अपनी हेप्टिसिटी को क्या कर सकता हो, चेंज कर सकता हो। तो ऐसे लिगेंड्स हम बोलते हैं फ्लक्सियोनल लिगेंड्स। कैसे, कौन से एग्जांपल्स हैं? जैसे कि सपोज कि हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज हमारे पास ये है हमारा साइक्लोपेंटाडाइन। सपोज ये कुछ इस प्रकार से हमने रिप्रेजेंट किया, मेटल है। अभी यहाँ पे हेप्टिसिटी कितनी है बच्चों, 𝜂1। अब क्या ये अपनी हेप्टिसिटी को चेंज कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। कैसे? ये अपने पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर सकता है, यहाँ पर डोनेट कर सकता है, जिससे इसके पास नई स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ से कुछ ऐसी। ये है हमारा मेटल और साथ में यहाँ से पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन। अभी यहाँ पर हेप्टिसिटी कितनी है, 𝜂5, सॉरी नॉट 𝜂5, 𝜂3। इसी प्रकार से कैसे, ये हमारा सेंट्रल मेटल, यहाँ से और यहाँ से पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर सकता है, डोनेशन कर सकता है। तो इस केस में यहाँ पर हेप्टिसिटी क्या आने वाली है बच्चों, 𝜂5। तो सेम लिगेंड से हेप्टिसिटी कितनी आ रही है, डिफरेंट आ रही है। यहाँ पे 𝜂1 है, यहाँ 𝜂3 है और यहाँ पे 𝜂5 है। यानी कि ये लिगेंड अपने हेप्टिसिटी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं फ्लक्सियोनल लिगेंड्स। तो लिगेंड्स व्हिच कैन चेंज द हेप्टिसिटी, यहाँ पे लिख सकते हैं लिगेंड व्हिच कैन चेंज देयर हेप्टिसिटी, these type of ligand is called फ्लक्सियोनल लिगेंड। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्सियोनल लिगेंड्स बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए ताकि समझने में आसानी रहे। तो फ्लक्सियोनल लिगेंड्स कौन से होते हैं, जो लिगेंड्स अपनी हेप्टिसिटी को चेंज कर सकता हो, ऐसे लिगेंड्स को हम फ्लक्सियोनल लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे कि सपोज सेम एग्जांपल्स हम ले लेते हैं यहाँ से कुछ ऐसा, इसमें हमारे पास क्या है, मेटल और कुछ इस प्रकार से। ये क्या कर सकता है अपने फ्लिप, अभी यहाँ पे क्या हेप्टिसिटी 1 है। अगर यहाँ से पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो तो यहाँ पे हेप्टिसिटी कितनी होगी, 3। यहाँ से अब हेप्टिसिटी कितनी होगी, यहाँ से बच्चों अभी हेप्टिसिटी क्या है, 2 से इंक्रीज कर दो 5। अभी हेप्टिसिटी क्या है, 2 से इंक्रीज कर दो, कितनी होगी, 7। तो ये अपने हेप्टिसिटी 1, 3, 5 और 7 में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस लिगेंड की हेप्टिसिटी डिफरेंट है, ये अपनी हेप्टिसिटी को चेंज कर सकता है। तो ये लिगेंड भी क्या होगा हमारा, फिर फ्लक्सियोनल लिगेंड्स होता है। तो ऐसे लिगेंड्स जो कि अपनी हेप्टिसिटी को चेंज कर सकते हो, ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्सियोनल लिगेंड्स बोलते हैं। इसका यूज होता है, काफी यूज होता है। जब हम इसकी ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पर काफी यूज होने वाला है हमारा फ्लक्सियोनल लिगेंड्स। तो इसको भूलना नहीं है, याद रखना है फ्लक्सियोनल लिगेंड्स क्या होते हैं, जो अपनी हेप्टिसिटी को चेंज कर सकते हो। ऐसे लिगेंड्स को हम फ्लक्सियोनल लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।